विद्यार्थियों, हम लोग भूगोल की कक्षा में हैं और भूगोल का ये पहला अध्याय है भारत, संसाधन एवं उपयोग। आप में से सभी लोग घर में अपने मम्मियों को खाना बनाते हुए तो ज़रूर देखा होगा, या नहीं तो किसी खास अवसर पर पिकनिक बनाते समय खाना ज़रूर बनाया होगा। इसमें सबसे एक कॉमन बात जो होती है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाने की सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं। तो इसके लिए हमें खाना बनाने की सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह से ईश्वर या खुद मानव, ये जो हमारा उन्नत मानव जीवन है, जो सुख सुविधा का लाभ हम लोग उठा रहे हैं, उस जीवन को बनाने के लिए उन्होंने कई सारी सामग्रियों को भी बनाया और इन्हीं सामग्रियों का नाम है संसाधन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन के बारे में। संसाधन क्या है, तो आइए चलते हैं। संसाधन तो पहला है संसाधन क्या है। तो हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं जो हमारे जीवन को आसान बना देती है, बिल्कुल उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि क्या है, जैसे कि नदियां हैं, यानी जल ले लीजिए, जल का हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद ले लीजिए कि खनिज लवण है, उसके बाद मिट्टी है। ये तमाम चीज़ें जो है, इसी के कारण तो हम लोग का जीवन स्तर ऊंचा है और यही सब चीज़ें क्या है, संसाधन है। कई लोगों का मानना है कि संसाधन प्राकृतिक होता है, जो कि गलत है। संसाधन मनुष्य के द्वारा ही बनाया जाता है। जैसे कि बहुत सारे देश ऐसा माना जाता है कि जो देश में संसाधन ज़्यादा होता है, प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा होते हैं, वो देश उतना ज़्यादा विकसित होता है। लेकिन जापान के बारे में अगर हम सोचें तो ये संसाधन संपन्न देश नहीं है, फिर भी ये विकसित है। कैसे? क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी है। जैसे कि खाना बनाते समय अगर हम अच्छा मसाला यूज़ कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि खाना स्वादिष्ट बनेगा। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर खाना बनाने वाला के पास कला नहीं हो तो फिर खाना कैसे बनेगा। ठीक उसी तरह ये जो संसाधन है, ये तो बहुत पहले से भी थे, तो फिर आज जाके क्यों हम लोग डेवलप कर पाए? तो इसका कारण है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी नहीं था हमारे पास, जो धीरे धीरे हमने डेवलप किया है। तो अब आपके मन में सवाल उठेगा, सही है, टेक्नोलॉजी भी तो संसाधन है। बिल्कुल सही सोचा है आपने। ये जो मानव है, ये मानव यानी हम लोग जो हैं, खुद भी एक संसाधन है। तो बहुत सारे देशों में प्राकृतिक संसाधन नहीं होते हुए भी उसका टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा उन्नत है कि वो विकसित देश में आ जाते हैं। बिना टेक्नोलॉजी का हम लोग संसाधन का यूज़ भी नहीं कर पाते। पहले से भी था तो नहीं कर पा रहे थे। कोयला तो बहुत पहले से था, लेकिन हम लोग बाद में उससे बिजली बनाना सीखे, जल से बिजली बनाना सीखे। तो इसी का दरमियान में एक प्रसिद्ध भूगोलविद थे जिमरमैन, जिसका एक कथन बहुत ही चर्चित है। उनका कथन था कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन क्या करते हैं, बनाए जाते हैं। ये आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाएगा। तो इसी तरीके से आप वर्तमान में देखेंगे कि जो संगीत है या चित्रकारी है या कोई पत्रकार है, मतलब जिससे भी धन उपार्जन होता है, ऐसे तमाम चीज़ें, और लोगों की जीवन जो है आसान होता है, ऐसे तमाम चीज़ें भी संसाधन हैं। अब हम लोग बात करेंगे संसाधन की वर्गीकरण की। तो कई आधारों पर भूगोलविदों ने संसाधनों का वर्गीकरण किया है। जैसे कि मान लीजिए आपका दोस्त का समूह है और इस दोस्त के समूह को आप अलग अलग आधारों पर बांटें। जैसे कि खेल के आधार पर अगर आप बांटें तो ये क्रिकेट खेलने वाला दोस्त, ये फुटबॉल खेलने वाला दोस्त। अगर आप एजुकेशन के आधार पर बांटें तो कहेंगे कि ये जो है स्कूल का, मिडिल स्कूल का दोस्त था और ये हाई स्कूल का दोस्त है, तो अलग हो गया कैटेगरी। अगर आप इस तरह से पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करेंगे या अपने साथ संगति के बारे में बात के आधार पर दोस्तों को बांटेंगे तो लगेगा कि ये जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये दो चार लोग जो है बेस्ट फ्रेंड के समूह में आते हैं और कुछ लोग जो हैं
अच्छे फ्रेंड है, बेस्ट नहीं है। तो इस तरह से संसाधन को भी भूगोलविदों ने क्या किया कि कई आधारों पर बांटा। इनमें से पहला आधार है उत्पत्ति का आधार। क्या है? तो पहला आधार है उत्पत्ति का आधार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया। इसमें है पहला क्या है? जैव। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया। तो इसमें पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। दूसरा है अजैव संसाधन। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या है? तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जैव मतलब ऐसे संसाधन जो जीवित हैं, जिसमें जीवन है। तो ऐसे संसाधन क्या कहेंगे? जैव संसाधन। तो सर उदाहरण बता दीजिए। जैसे कि पेड़ पौधे, ये तो संसाधन हैं, तो ये क्या है? जैव संसाधन होते हैं। मनुष्य खुद संसाधन है, ये भी जैव संसाधन है। पशु जिनका हम दूध पीते हैं या मांस खाते हैं, ये भी जैव संसाधन है। क्लियर हो गया? अब है अजैव संसाधन। तो यहाँ भी नाम से स्पष्ट है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, मतलब जिसमें जीवन नहीं है। तो क्या आप फिर कहेंगे कि कुछ उदाहरण बता दीजिए। उदाहरण जैसे पर्वत हो गया, ये भी संसाधन है। पर्वतों का बहुत ज़्यादा योगदान है हमारे जीवन में। उसके बाद चट्टान हो गया, मिट्टी जिससे हम अन्न उपजाते हैं, ये भी तो अजैव संसाधन, क्योंकि इसमें जीवन नहीं है। तो ये सभी क्या है? अजैव संसाधन। तो इस आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हम लोग दो तरह के संसाधन को देख चुके हैं। अब अगला जो बांटने का क्रम है वो है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर मतलब किस तरह से उपयोग किया जाता है, इस आधार पर हम संसाधन को बांटे। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उपयोगिता के आधार पर संसाधनों का प्रकार। तो उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन मतलब उपयोग किस हिसाब से किया जाता है, इसके आधार पर भी भूगोलविदों ने संसाधन को दो भागों में ही बांटा। इसमें जो है पहला है, ये है नवीकरणीय संसाधन। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, पहला है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। यहाँ भी आपका नाम से स्पष्ट है, नवीकरणीय संसाधन मतलब ऐसा संसाधन जो समाप्त नहीं होता है, जिसको हम विभिन्न रासायनिक या भौतिक या फिर यांत्रिक क्रियाकलाप के द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन क्या है? नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि आप देखते हैं गाँव में सोलर प्लेट, सौर ऊर्जा, ये संसाधन क्या है? क्या सौर ऊर्जा खत्म हो जाएगा? होने वाला है? नहीं है। इसको हम टेक्निकली यानी कि यांत्रिक विधि से क्या करते हैं? हमेशा प्राप्त करते रहते हैं। तो सौर ऊर्जा हो गया या जल ऊर्जा या पवन ऊर्जा, ये सब खत्म नहीं होने वाला है। जल से भी हम लोग बिजली बनाते हैं, कैसे बनाते हैं मेरे में पढ़िएगा, अभी उतना डिटेल से भूगोल में नहीं है ना। तो पवन ऊर्जा से भी हम लोग बिजली बनाते हैं। तो ये सभी क्या है? संसाधन के नवीकरणीय स्रोत हैं, यानी नवीकरणीय संसाधन है। मतलब मैं पहले बताया था उपयोगिता के आधार पर, तो जो क्या करते हैं, जिसको हम पुनः उपयोग के लिए ला सकते हैं यांत्रिक क्रियाकलाप के द्वारा या केमिकल क्रियाकलाप के द्वारा या फिर भौतिक क्रियाकलाप के द्वारा, तो वो नवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे। अब आए अनवीकरणीय, तो ठीक इसका उल्टा होगा।
ऐसा संसाधन जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अनवीकरणीय मतलब किसी भी विधि के द्वारा ये जो संसाधन होते हैं इसको बनने में हजारों करोड़ों वर्ष लगते हैं। पता है, कोयला है, एक दिन में नहीं बनता है और इसको हम बना भी नहीं सकते हैं। ये एक प्राकृतिक घटना है। कैसे बनता है इसके बारे में चर्चा करेंगे फिर कभी। जैसे कि भूकंप आ गया और जितने भी पेड़ पौधे मिट्टी के नीचे दब जाते हैं वो हजारों करोड़ों वर्ष के बाद कोयला के रूप में परिवर्तित होते हैं। समझिए, तो ये जो कोयला है, ये जो पेट्रोलियम हम गाड़ी में उड़ाते रहते हैं, ये बहुत सामान्य प्रक्रिया से नहीं बनता है। ये बहुत कठिनाई से हजारों वर्षों में बनता है। तो ये है अनवीकरणीय संसाधन, मतलब इसको हम पुनः नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसको बनने में लंबा समय लगता है, हम बना भी नहीं सकते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन। अब ये जो अनवीकरणीय संसाधन है ये भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं चक्रीय संसाधन, पुनः चक्रीय, एक होता है अचक्रीय। पुनः चक्रीय क्या होता है? जैसे कि लोहा। तो लोहा क्या है कि उसको एक बार आप खनिज से निकाले। लोहा ऐसे पेड़ में नहीं फलता है, मिट्टी के नीचे खनिज से ही आता है। कैसे आता है ये आप लोग पढ़ेंगे टेक्निकल में जब आप आगे पढ़ाई करेंगे। तो लोहा जब मिट्टी से निकलता है, मिट्टी से सीधे लोहा नहीं निकलता, उसका निष्कर्षण होता है केमिस्ट्री में शायद आप लोगों का होगा। तो लोहा जो है उसको एक बार हम यूज कर लेते हैं घर में, फिर देखते हैं खराब हो गया वस्तु तो उसको क्या करते हैं, कबाड़ी में दे देते हैं। मतलब उसका फिर से फैक्ट्री में रिसाइकल हो जाता है। तो पुनः चक्र में बार बार हम यूज कर सकते हैं एक बार निकालने पर। लेकिन कुछ अनवीकरणीय संसाधन होते हैं जो क्या होते हैं, अचक्रीय होते हैं। अचक्रीय मतलब इसका फिर से चक्रण रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। जैसे कि पेट्रोल एक बार अगर हम जला दिए तो फिर ये आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब एक बार ही, जैसे पियो फेंको गिलास होता है, एक बार पियो और फेंक दो, है ना। हम लोगों के समय में एक लिखो फेंको पेन होता था, शायद अभी भी होता है ना। तो इसी तरह से ये जो अनवीकरणीय संसाधन का दूसरा है अचक्रीय वाला, ये एक बार यूज करिए और उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत खतरनाक है, मतलब बहुत बचा के चलना पड़ेगा इसको। तो ये होता है पेट्रोलियम वगैरह सब, जीवाश्म ईंधन, ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन के अचक्रीय। दो तरह के होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो ये था हमारा वर्गीकरण। अब आते हैं हम लोग स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। स्वामित्व यानी मालिकाना, मालिका किसका मालिक, किस संसाधन का मालिक कौन है, इसके आधार पर हम लोग वर्गीकरण करते हैं। स्वामित्व के आधार पर अब क्या है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण किया। इसके आधार पर संसाधन को चार भागों में वर्गीकरण किया गया। पहला जो है व्यक्तिगत संसाधन। पहला क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। नाम से स्पष्ट है, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है इसमें, नाम से स्पष्ट है। व्यक्तिगत मतलब जिसका मालिकाना हक किसके पास है, एक व्यक्ति विशेष के पास है। ये संसाधन आपके पास भी होगा, जरा गौर कीजिए आपके पास कैसे कैसे संसाधन है। इसके अंतर्गत जिसपे किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, ऐसा संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपका जमीन है ना, आपका अपना जमीन है, आपका अपना तालाब भी हो सकता है। तो ये जो संसाधन है ये क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। अब दूसरा संसाधन है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन। इसमें क्योंकि चूंकि ये स्वामित्व के आधार पर है, सामुदायिक संसाधन है ना। तो सामुदायिक संसाधन जो है ये भी नाम से स्पष्ट है, ये किसी एक आदमी का ना होकर के इसका जो मालिक होता है पूरे समुदाय के लोग होते हैं। सर उदाहरण बिल्कुल आप लोग क्रिएट करने जाते हैं, कई बार मैदान सामुदायिक होता है, पूरे समूह के लोगों का होता है, किसी एक आदमी का नहीं होता है। कई प्राइवेट में जैसे कोई सामुदायिक तालाब हो गया या फिर पार्क वगैरह हो गया, ये सब क्या है, सामुदायिक संसाधन है।
अब तीसरा हो गया राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा जो वर्गीकरण है इसमें वो है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, तो यहाँ भी नाम स्पष्ट है, मतलब किसी भी देश के राजनैतिक सीमा के अंदर आने वाले सभी संसाधन क्या होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। वैसे तो देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं, चूँकि आपका पर्सनल भी है तो वो भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपका ज़मीन है तो ठीक है, अगर पता चल गया कि आपके ज़मीन में सोना आ रहा है तो सरकार के पास, खास करके भारत में, ये पावर है कि ये आपका ज़मीन जो है अधिग्रहण कर लेगी। जैसे कहीं सड़क बनाना होगा तो लोगों का ज़मीन सरकार लेती है, उसके बदले में पैसा दे देती है। तो देश के अंतर्गत जितने भी संसाधन हैं वो सभी राष्ट्रीय संसाधन हैं। समय पड़ने पर ये व्यक्तिगत और सामुदायिक संसाधनों को भी राष्ट्रीय संसाधन बना दिया जाता है। ठीक, तो राष्ट्रीय संसाधन आसानी से समझ में आ गया। अब एक तीसरा है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अब जरा सोचिए, कहेंगे सर सबका तो देश अपना अपना है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है जो जिस पर किसी एक देश का हक नहीं है। तो दुनिया में तो लगभग 190-200 के आसपास देश है, तो फिर इस संसाधन पर किसका अधिकार होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा है क्या? नहीं, वो जमाना चला गया है। तो इस पर जो अधिकार होगा ये एक हम लोगों ने बनाया, सभी देशों ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाया। और सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं, जो किसी भी देश का सीमा होता है ना, तो भू क्षेत्र पर तो अपना अधिकार रहता ही है। समुद्र बहुत बड़ा है, तो किसी भी देश का जो सीमा होता है, तट रेखा, उससे 200 नॉटिकल मील, ये ध्यान रखिएगा, नॉटिकल मील है ना कि किलोमीटर। नॉटिकल मील एक यूनिट है, इकाई है समुद्र में दूरी को मापने की, और किलोमीटर हम लोग ज़मीन पर मापते हैं, है ना, दोनों में अंतर है। थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा कि किलोमीटर कितना किलोमीटर बराबर नॉटिकल मील होता है, ये आप कमेंट कर लीजिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब किसी भी देश का सीमा, मान लीजिए चेन्नई है तो वहाँ पे समुद्र है, तो वहाँ से 200 नॉटिकल मील तक जो है क्षेत्र जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? अपवर्जक 200 mm, तट रेखा से 200 mm क्या होता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र के बाद जो है फिर भी समुद्र है, तो इन और वहाँ पे कोई संसाधन है, जैसे कि आपको पता है जीवाश्म ईंधन जो होता है, जो आप लोग पेट्रोल यूज करते हैं, वो ज़्यादातर समुद्रों में पाया जाता है। इन पर किसका हक होगा? ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। सर इस पर कंट्रोल किसका होगा? इस पर किसी एक देश का कंट्रोल नहीं होता है, इस पे सभी देशों को मिला करके एक समूह बनाया गया है, और वो समूह ये संसाधन रिसर्च करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये समूह यहाँ पे उस संस्था ने सभी देशों की सहमति से जिसको किसी एक देश को रिसर्च करने के लिए अनुमानित करेगा या अनुमति देगा, तो वो क्या है, वो देश वहाँ रिसर्च करेगा। तो ये हो गया आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये जो 200 नॉटिकल मील है अपवर्जक आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र, इसको आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा आने की संभावना रहता है। तो ये हो गया स्वामित्व के आधार पर संसाधन। अब है चौथा विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर हो गया। अब जो है चौथा वर्गीकरण जो है, तो चौथा जो वर्गीकरण का आधार है हमारा वो है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। विकास का स्तर क्या है उसके आधार पर भी हमने इसको वर्गीकरण किया है। तो इसमें जो है पहला संसाधन है वो है समभावी संसाधन। समभावी
संसाधन, संभावी संसाधन। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, इसके उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, लेकिन इसका अभी तक उपयोग करना शुरू नहीं किया जा सका है। तो ऐसे संसाधन क्या कहते हैं? संभावी संसाधन। मतलब ऐसा संसाधन जो हमको पता है कि यहाँ पे है, इसको उपयोग में लाया भी जा सकता है, लेकिन हमने इसका उपयोग अभी शुरू नहीं किया है। तो संभावना है कि इसको हम आगे चल करके यूज करेंगे। तो ऐसे संसाधन क्या है? संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि राजस्थान और गुजरात के बारे में आप जब जानेंगे तो वहाँ जो रेगिस्तानी वाला क्षेत्र है, गुजरात में कच्छकारण है, राजस्थान में, वहाँ पवन ऊर्जा का बहुत अच्छा संभावना है। पवन ऊर्जा, पवन से हम लोग बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन अभी उतना ज़्यादा जो है हम लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए वो संभावना जता रहा है कि जब ये कोयला वगैरह सब खत्म होने लगेगा तो इस तरह के संसाधनों का हम लोग क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। तो संभावी संसाधन समझ में आ गया कि ऐसे संसाधन जो उपलब्ध है उसका हम लोग यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं वर्तमान में, तो संभावी है। दूसरा है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन, विकसित संसाधन। अब ये ऐसा संसाधन है कि ये संसाधन है, हमको पता है, ये डेवलप भी हो गया है, मतलब टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है कि इस संसाधन का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सर्वेक्षण भी हो गया है कि यहाँ पे संसाधन है। संसाधन मान लो कि एक सोना है, एक संसाधन है, तो हम सर्वेक्षण भी कर लिए कि अमुक जगह पे आपके गांव में सोना है। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो है इसका हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब करने ही वाले हैं, सब कुछ हो गया है, बहुत जल्द शुरू कर देंगे इसका यूज करना, हम लोग निकालना शुरू कर देंगे। तो ऐसे संसाधन क्या है? विकसित संसाधन हो गया, मतलब विकसित हो गया है, अब उसको बस हम लोग, जैसे खाना बन गया है, अब उसको बस परोसने ही वाले हैं, उस तरह से। ठीक है, तीसरा जो है इसमें वो है भंडारण संसाधन। भंडार संसाधन, ये ऐसे संसाधन हैं जो हमको पता है कि यहाँ पे है क्या संसाधन, और लेकिन क्या है कि अभी तक हमारे पास इस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं आया है कि इस संसाधन को यूज कर सके। टेक्नोलॉजी में तकनीक नहीं है, ऐसा कोई विधि नहीं है इसको हम यूज कर पाएँ। तो हम लोग सोच के चलते हैं कि आने वाले समय में जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं या रिसर्चर्स हैं, ये इस पर शोध करेंगे और कोई ना कोई तकनीक, मानव से कुछ चीज़ छूटा तो रहा नहीं, तो तकनीक कोई ना कोई निकाल ही लेंगे कि यहाँ से इसको निकालना है। तो अभी ये भंडारण में है, मतलब अभी जैसे स्टोर करके रखते हैं ना, तो ये भंडार गृह में है, इसका अभी टेक्नोलॉजी ही नहीं है हमारे पास निकालने का। तो ऐसे संसाधन क्या है? भंडारण संसाधन। जैसे कि उदाहरण के लिए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक होता है, जल बनता है, H2O, आप लोग भी पढ़े हैं, केमिस्ट्री में पढ़े ना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो यौगिक होता है, इस यौगिक में बहुत सारा ऊर्जा मुक्त होता है, और ऐसा संभावना है कि इस ऊर्जा को अगर संरक्षित करके रखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा जो है ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा मतलब बिजली बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये जो रिएक्शन होता है इससे ऊर्जा को हम सेव करके रख सकें, जमा करके रख सकें। तो इसीलिए इसको भंडारण संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। अब चौथा है, इसमें जो चौथा है वो है संचित कोश संसाधन। ये ऐसे संसाधन हैं, ये एक्चुअली भंडारण संसाधन का ही रूप है, मतलब इसके बारे में भी हमको पता है कि ये संसाधन है, इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान समय में इसका बहुत कम यूज हो रहा है और भविष्य में चलकर हम इस पर
ज़्यादा जो है यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी खर्चा ज़्यादा आ रहा है। तो हम लोग अभी इस पर कम यूज कर रहे हैं। जैसे कि जल बिजली, पन बिजली यूज कर रहे हैं, कहीं कहीं बना रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे आगे है डेवलप करना। तो ये जो है पन बिजली वगैरह जो है ये संचित कोष में है, यानी इसका हम यूज भी कर सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन फिर भी हम लोग यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास पहले से है। तो जब खत्म हो जाएगा तो इसको करेंगे। ओके, तो ये जो है संसाधन का क्या हो गया, वर्गीकरण हम लोग समझ लिए। वर्गीकरण समझ में आ गया। अब है संसाधन का नियोजन। अब नियोजन का मतलब ठीक तरह से उपयोग करना। मान लीजिए कि हमारे पास संसाधन है। अब सबसे पहली बात है कि जैसे भारतवर्ष है, इसमें क्या, जैसे बिहार में चूना पत्थर अभ्रक ज़्यादा है, झारखंड में कोयला ज़्यादा है। तो हर राज्य के पास संसाधन है, सभी संसाधन एक राज्य के पास नहीं है, तो अलग अलग राज्यों के पास अलग अलग संसाधन है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ से जो संसाधन है वो कोयला झारखंड सभी को दे, हम लोग चूना पत्थर सभी को दे। तो ये एक नियोजन हुआ, प्लानिंग, मतलब संसाधन को यूज करने का प्लानिंग होना चाहिए। भारत में संसाधन के नियोजन के लिए बहुत तरह के क्रियाकलाप किए जाते हैं। इसमें 3-4 तरह का जो है इम्पोर्टेंट है, जैसे कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कराने का निर्देश। सबसे पहले तो पहचान करेंगे संसाधन का, कौन से प्रदेश में कौन कौन सा संसाधन है। उसके बाद सर्वेक्षण करवाते हैं, कितना है, कैसे है, किस टेक्नोलॉजी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह का जो है, और कैसे जो है इसको निकाल करके हम यूज कर सकते हैं, किस तरह से इसका डेवलपमेंट में यूज करेंगे, कहाँ कितना ज़रूरत है। तो इस तरह से प्लानिंग करते हैं। जैसे घर में मेस में बनाता है ना कि आज ये वाला बनाना है, कल ये वाला बनाना है। तो इस तरह से हम लोग संसाधन का प्लानिंग करते हैं। अब एक बात समझ में आया, ये जो संसाधन है तो क्या हमारे पास है तो जितना मन हो उतना यूज करें। अभी लॉकडाउन है तो मान लीजिए आपके घर में राशन है, भरपूर है, और आप क्या कर रहे हैं, एकदम रोज आज समोसा, कल पूरी, कल कचौड़ी बना रहे हैं, एकदम तेल है, और लॉकडाउन की अवधि बढ़ गई है, आपका हो गया संसाधन खत्म, तो क्या खाएंगे। ठीक उसी तरह हमारे देशों का स्थिति है। तो इसके लिए हम लोग जिस तरह संसाधन का यूज कर रहे हैं उसका समस्या तो एक अलग से आ रहा है। उसके कारण जो है जैसे पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं तो प्रदूषण वगैरह तो अलग बात है, लेकिन ये ख़त्म भी हो रहा है, सबसे बड़ी बात है। जैसे कोयला ख़त्म होने की कगार पर है, पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा, तब कैसे चलेगा। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है इसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। तो क्या है, संसाधन संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। संरक्षण का मतलब क्या होगा कि हम इसका इस तरह से यूज करें, जो ज़रूरत हो जितना उतना यूज करें। अन्यथा जैसे कहीं जाना हुआ तो बस मोटरसाइकिल उठाए चल गए, है ना, इस तरीक़ा से नहीं यूज किया। अन्यथा घूमने के लिए तो कई बार आपको लगता है कि हम तो अपना पैसा दे के खरीद रहे हैं, लेकिन संसाधन तो देश का ना खत्म हो जाएगा, तो फिर इसको आप पैदा कर ही नहीं सकते। तो जिसको आप पैदा नहीं कर सकते हैं उसको यूज भी सोच समझ के करना पड़ेगा। आपका जो अगला जनरेशन है वो क्या यूज करेगा। तो अब संसाधन का संरक्षण की बात है, करना जरूरी है। तो इसके लिए क्या किया गया, विभिन्न स्तरों पर भारत में भी इसके लिए आवाज़ उठाई गई। महात्मा गांधी कहते थे कि संसाधन हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो ये उतना नहीं मिल पाएगा। उनका एक कथन है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। इसी तरह से कई बार जब ऐसा लगा कि संसाधन का दोहन हो रहा है तो सामाजिक आंदोलन हुए। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, मेधा पाटकर किया था, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा में चिपको आंदोलन हुआ था जिसमें पेड़ों को काटा जा रहा था। तो ये सब जो आंदोलन है ये संसाधन को संरक्षित करने के लिए, संसाधन को बचाने के लिए किया गया। अब क्या है
क्या सिर्फ संसाधन को बचाने के लिए भारत में प्रयास हो रहे थे? बिल्कुल नहीं। संसाधन तो पूरे विश्व में है ना, तो और उसका जो इफेक्ट होता है वो पूरे विश्व में जाता है। जैसे प्रदूषण होगा तो आप प्रदूषण फैलाएंगे तो बगल वाले को भी दिक्कत होगा, है ना, बगल वाले देश को भी दिक्कत होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किया गया। इसके लिए सबसे पहले 1668 में क्लब ऑफ रोम ने इसके बारे में कहा। 1668 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम जो था एक संगठन था, इन्होंने कहा कि नहीं, संसाधन की संरक्षण के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को मिलकर इसके बारे में सोचना चाहिए। हाँ, फिर 1974 में यानी कि 5 साल बाद शुमशेर का एक पुस्तक आया जिसका नाम था स्माइल इज ब्यूटीफुल। तो स्माइल इज ब्यूटीफुल में भी इसके बारे में जिक्र किया गया कि संसाधन जो है वो इसका संरक्षण होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1987 में बीटरलैंड आयोग बना, एक कमिटी, आयोग मतलब कमेटी बनी, और इन्होंने एक प्रतिवेदन दिया कि संसाधन के संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए हमको, होगा कैसे। तो इन्होंने एक दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास की अवधारणा बताया। अब एक नया शब्द आ गया, सतत विकास क्या है, ठीक है। सतत विकास। अब क्या कहा गया कि संरक्षण करना है, भाई संरक्षण करना है तो इतना भी संरक्षण नहीं करें कि यूज ही नहीं करें। चलो भाई कोई नहीं, बिजली बंद कर दो, कोई काम नहीं करना है, संसाधन संरक्षण करना है, ऐसा भी नहीं है, तब भी काम नहीं चलने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि उपयोग करें, तो भाई क्या करें? तो कहा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कीजिए। ऐसा तो नहीं है कि संसाधन संरक्षण करने के चक्कर में हम लोग विकास बंद कर देंगे। तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास क्या है? तो एक अवधारणा दिया गया जिसमें कहा गया कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि बिना पर्यावरण को प्रदूषण किए विकास के कार्यक्रम को जारी रख सकते हैं। इस तरह का जो अवधारणा है इसी को कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद भी कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, हम लोग काम करते हैं। बराबर आप अखबारों में सुनते हैं कि सरकार जो है सतत विकास की अवधारणा पर काम कर रही है। मतलब ऐसा आप टेक्नोलॉजी विकसित करें जिसमें कम प्रदूषण हो, वातावरण बचे, हमारा पेड़ पौधा बचे, ठीक है। और जितने नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, तो हम लोग देखिए जैसे जैसे सौर प्लेट जो है इसी के दिशा में एक कदम है कि सोलर एनर्जी से हम लोग गाँव में लाइट जला रहे हैं, तो इससे क्या होता है, प्रदूषण बहुत कम होता है। आपने सुना होगा कि अभी BS6 गाड़ी में इंजन आएगा, है ना। BS3 वाला बंद हुआ था, गाड़ी बहुत सस्ता हुआ था, तो BS6 आएगा। तो ये भी इस एक विशेष प्रकार का इंजन है जिससे प्रदूषण बहुत हद तक कंट्रोल होगा। तो इस तरह के प्रयास लगातार सरकारों द्वारा और कंपनी और वैज्ञानिकों द्वारा इस तरह के टेक्नोलॉजी को खोजा जा रहा है कि सतत विकास की अवधारणा पर ध्यान दिया जाए। अब क्या हुआ, इसमें 1992 में ब्राज़ील में एक सम्मेलन हुआ, ठीक है। रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, कहाँ हुआ, ब्राज़ील में। और इसका नाम दिया गया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992। कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरो। कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरो। कब हुआ, 1992 में। रियो डी जेनेरो कहाँ है, तो ब्राज़ील एक देश है, उसी के एक शहर का नाम है, जैसलमेर दिल्ली है, वहाँ रियो डी जेनेरो है। तो यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ, इसमें 178 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग जानते हैं, ये वैश्विक उष्णता है, हर साल गर्मी बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए वन संरक्षण, वनों को संरक्षण करने के लिए, जैव विविधता मतलब जीवों में विविधता है, जैसे हर तरह के जीव है, आप बराबर देखते हैं ना कि बाघों के संरक्षण के लिए एक अलग क्षेत्र बनाया गया है, यहाँ पे बहुत सारे पक्षी विलुप्त हो रहे हैं। ये सब खतरा है मनुष्य के लिए, क्योंकि
सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं इस संसार में। तो ऐसे में इनको बचाया जाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद इसी सब के लिए एक कार्यक्रम घोषित किया गया जिसका नाम दिया गया कार्यक्रम 21, मतलब एजेंडा 21। ये याद रखिएगा, एजेंडा 21 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 के में दिया गया और रियो डी जेनेरो में। इसके लिए क्या किया गया, वैश्विक उष्णता, वन संरक्षण, जैव विविधता आदि को बचाने के लिए ये 21 सूत्री कार्यक्रम दिया गया कि इस तरह से हम लोग बचा सकते हैं, है ना। 800 पृष्ठ का था ये कार्यक्रम और इसी कार्यक्रम के तहत एक विश्व पर्यावरण कोष का निर्माण किया गया। मतलब एक ऐसा कोष मतलब क्या था ना, एक फंड बनाया गया ना। तो फंड बनाया और कहा कि इसमें सभी विश्व के सभी देश पैसे दान करेंगे और इस पैसों को खर्च कहाँ किया जाएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए। ओके, मतलब संसाधन का संरक्षण। उसके बाद फिर ये जो पृथ्वी सम्मेलन है ये तो प्रथम था, अब जब प्रथम है तो द्वितीय भी होगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ ठीक इसके 5 साल बाद। तो 5 साल क्या हुआ, 1997 ईस्वी में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। ये कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में, है ना। अमेरिका का एक क्षेत्र है न्यूयॉर्क। तो ये क्या हुआ, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ यहाँ पे, है ना। और इसमें इसे हम लोग +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, +5 सम्मेलन, क्योंकि इसमें जो है ये जो 21 सूत्री कार्यक्रम था इसमें 5 अलग से और जोड़ा गया मूल्यांकन के लिए। तो सॉरी 21 सूत्री नहीं, 5 वर्ष के बाद हो रहा था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष के बाद हो रहा था, इसीलिए इसको +5 सम्मेलन के नाम से जाने लगा, है ना। उसके बाद हुआ क्योटो सम्मेलन। क्योटो एक शहर है, 1997 में भी ये भी हुआ दिसंबर में। और यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए यानी वैश्विक उष्णता को बचाने के लिए जो है क्या कहा गया, 6 गैस यानी कि 6 गैसों को कम करना है। ये 6 गैस कौन कौन से हैं, CO2, मीथेन, NO2, HCl, HFC और फ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड। ये 6 गैसों को कम करना है। कहा गया कि ये जो 6 गैस हैं कौन कौन, CO2, मीथेन, CFC, N2O और सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये जो 6 गैस हैं इससे कहा गया कि वैश्विक उष्णता बढ़ती है। और इसको जिम्मेवार मानते हुए इसमें कटौती का प्रस्ताव दिया है कि सभी देश इस पर कटौती करेंगे। अमेरिका 7%, जापान 6%। मतलब ये जो इंडस्ट्रीज है ना, इससे जितने भी धुआं निकलते हैं इसी से ये सभी गैस निकलते हैं। तो कहा गया है कि ये जो इंडस्ट्रीज है इसमें आप ऐसा टेक्नोलॉजी लगाइए कि कम से कम कार्बन उत्सर्जन किया जाए। उसके बाद हो गया ये क्योटो सम्मेलन। उसके बाद तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। क्या हुआ, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। ये सब याद रखने योग्य है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था, ठीक है। और ये हुआ जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग में, ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, है ना। साउथ अफ्रीका में है जोहान्सबर्ग। और इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं का विश्व स्तरीय सहमति तैयार किया गया। मतलब 150 धारा वाला एक कानून बनाया गया और इस पर सहमति जताया गया। परंतु इस सम्मेलन का कोई भी परिणाम नहीं निकल सका और इसमें लगभग विश्व के देशों से लगभग 2000 देशों के प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। हाल में 2016 में भी एक सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण सम्मेलन, और ये शायद फ्रांस में हुआ था। इसमें भी कार्बन उत्सर्जन कम करने की बात कही गई थी। हालांकि अभी 1 साल पहले अमेरिका का बयान आया था कि हम इसमें से हट रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन। सभी देश शपथ लिया था कि भारत 0.2% कार्बन उत्सर्जन कम करेगा। सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश अमेरिका है और
अमेरिका को कहा गया कि आप बहुत कम कार्बन उत्सर्जन करेंगे, जो विकसित देश है, और जो विकासशील देश है उसको कहा गया कि आपको थोड़ा छूट है, आप थोड़ा डेवलपमेंट करेंगे तो फिर अमेरिका ने इस समझौता से हाथ खींच लिया है। मतलब इसका भी कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ते हुए दिख रहा है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए या फिर संसाधन संरक्षण के लिए एक नए तौर पर और दृढ़ कार्यक्रम की ज़रूरत है और इसको किया जाना चाहिए। आप लोग समय समय पर होता रहता है, इसको रिसर्च करें। एक और बात, 1972 में जो स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था वो 5 जून को हुआ था, और इसीलिए 5 जून को हम लोग क्या करते हैं, एक और ऑब्जेक्टिव है, 5 जून को क्या करते हैं, पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण दिवस मनाते कितने को, 5 जून, याद रखिएगा 5 जून। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्या देखा, भारत संसाधन एवं इसका उपयोग, मतलब संसाधन क्या होता है, इसको कितने आधार पर बांटा गया है और इसको कैसे यूज किया जाना चाहिए, किस आधार से इसको बचाया जाना चाहिए, और इसको बचाने के लिए भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर क्या क्या प्रयास किए गए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा किया है। आशा है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा, और हम लोग आगे इसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे जो अगला अध्याय है। तब तक के लिए ओके, गुड डे एंड टेक केयर।